हेलो बच्चों, चलिए आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और इसमें हम आगे मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, डिस्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर नंबर 3। तो यहाँ अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं उसके हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं, उनका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से सीखना है। मतलब कुल मिलाकर बात यह कि अब जो क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो टॉपिक आज से शुरू होगा। ठीक है, तो आप फटाफट से एक पेन पेपर निकालें, नोट्स बनाएं और समझें। चलिए, तो मान लीजिए कि एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसकी साइड्स इक्वल हों। ठीक है, उसमें हर वर्टेक्स पर हमने सेम चार्ज क्यू रख दिया। अब आपसे पूछा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, है ना। उस सेंटर को ओ से डिनोट किया है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो आपको पता है कि इस क्यू की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में आएगा, मान लो मैं इसको 1 नाम दे देती हूँ, 1, इसको 2 नाम दे देती हूँ, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। मतलब ये पहले नंबर का चार्ज है, ये दूसरे नंबर का, एंड सो ऑन। तो आपको पता है कि अगर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। कैसे बनाया मैंने कि मैंने क्यू से ओ की लाइन को मिला दिया और फिर उसी डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बना दिया और मैंने बोला ई ड्यू टू 1। ठीक है, तो आपको पता है उसको कैंसिल करने के लिए ये 4th चार्ज बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, लाइक दिस। ये क्या होगा, ई ड्यू टू 4। और आपको पता है कि रेगुलर हेक्सागन है, जितनी दूरी ओ से 1 की होगी उतनी दूरी ओ से क्यू की होगी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E1 में भी यही बोलेंगे कि क्यू बाय आर स्क्वायर। लेट से वो दूरी आर है ओ से वर्टेक्स की दूरी, और इस E4 में भी क्या बोलेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये E1 इस E4 को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली ये 5th नंबर का चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा ओ पर, वो इस डायरेक्शन में आएगा, उसको कैंसिल कर देगा ये 2 वाला, वो इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ये और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब एक दूसरे पे मरमिटेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे इवॉल्व करते हैं। कैसे, देखते हैं कि अब यहां से क्वेश्चन एक अराइज होता है, या ऐसे बोलो थ्योरी का ही पार्ट अराइज होता है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। ठीक है ना, एट इट्स सेंटर। और इसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली का वर्ड मतलब क्या होता है, देखते हैं। तो ये रिंग है, मान लो उस पर अगर मैंने मान लो क्यू चार्ज दिया, ठीक है, इसकी रेडियस आर मान ली मैंने, और इसको मैंने अगर क्यू चार्ज दिया, तो वो क्यू इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, लाइक दिस। इस तरीके से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कहीं ज्यादा कहीं कम, सेम डीएल लेंथ पे आपको सेम डीक्यू चार्ज मिलेगा। जबकि नॉन यूनिफॉर्मली बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी मैं, इस तरीके से, लाइक दिस, बीच में कहीं ऐसे कर दिया, इस तरीके से। तो ये अपनी कौन सी रिंग कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर, मतलब आपको निकालना है यहां पर, तो सेम जैसे हमने हेक्सागन में कॉन्सेप्ट लगाया था कि अगर मान लो ये कोई डीक्यू चार्ज ले लिया मैंने, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है, तो ठीक इसके सामने कोई चार्ज होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो आपने यहाँ कोई चार्ज चूज किया लाइक दिस, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, तो उसके ठीक सामने इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ जाएगा, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो लोअर हाफ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरा अपर हाफ के इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि क्या हम यहां पर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोल सकते हैं, नहीं। यहां हम बोलेंगे, हम निकाल तो नहीं सकते क्योंकि हमें अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता,
बट हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर अगर मैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बोलूं तो उसके सामने तो डेंसिटी बहुत कम है, तो वो मैग्नीट्यूड वाइज कैंसिल ही नहीं कर पाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 आ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 या 2 रह जाएगा, तो वो कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से वो यहाँ पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं बन पाएगा। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे तो देख लिया। अब अगर रिंग की जगह बात करने की बजाय अगर मैं सेमी रिंग की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूंगी मैं? सेमी रिंग की। सेमी रिंग की बात कर रही हूं। तो अभी मुझे सेमी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट इट्स सेंटर, ठीक है। और फिर से मुझे गिवन है कि इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी रिंग, ठीक है। तो कैसा रिंग दी गई है मुझे, देखो कुछ इस तरीके से रिंग दी गई है और इस तरीके से उस पे चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपको एक टर्म दिया जाता है, सुनना बहुत ध्यान से, कि आपको क्यू देने की बजाय वो चार्ज पर यूनिट लेंथ दे देगा, है ना। गिवन चार्ज पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज है, मतलब अगर मैं बोल दूं कि लैम्डा की वैल्यू 2 कूलम पर मीटर है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूं, तो 1 मीटर में कितना कूलम आ जाएगा? 2 कूलम। 1 मीटर में कितना चार्ज आ जाएगा? 2 कूलम, ठीक है। 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 4 कूलम एंड सो ऑन। अगर मान लो मैं एक छोटू से लेंथ पे बात करूं, ठीक है, डीएल लेंथ पे निकालना है मुझे कि कितना चार्ज आएगा, तो मैं ऐसे बोल सकती हूं कि चार्ज ऑन डीएल लेंथ कैसे निकाला जा सकता है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी लैम्डा इंटू डीएल। क्यों? क्योंकि जैसा आपने बोला कि 1 मीटर पर 2 कूलम चार्ज है, मान लो मुझे 5 मीटर पे निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? इंटू 5 करूंगी ना इसको। तो इस लैम्डे को किससे मल्टीप्लाई करा मैंने? 5 से। तो अगर मुझे 5 मीटर पे निकालना होता तो मैं लैम्डा को 5 से मल्टीप्लाई करती, और अगर मुझे डीएल पे निकालना है तो मैं लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? डीएल से। और अगर एक मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है, उस छोटे से एलिमेंट पे अगर मैं चार्ज लिख रही हूं तो वो चार्ज भी बहुत छोटा होगा, तो इसलिए अपन इस लैम्डा डीएल को किससे डिनोट करेंगे? डीक्यू से, ठीक है। डीक्यू क्योंकि छोटा चार्ज है, क्योंकि हमने एक एलिमेंट बहुत छोटा लेना है डीएल नाम का, और उस डीएल नाम के एलिमेंट पे बहुत छोटा चार्ज आएगा, उस छोटे से चार्ज को हमने दिया है लैम्डा इंटू डीएल। मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि लैम्डा को डीएल से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहां पर आप समझिए कि अगर 1 मीटर का 2 कूलम चार्ज दिया हुआ है, आपको 5 मीटर का निकालना होता तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो मुझे डीएल मीटर का निकालना है तो मैं डीएल से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इस तरीके से मैं डिफाइन करूंगी, ठीक है। अब आपको पता है कि डीक्यू की जरूरत क्यों पड़ेगी? इसलिए कि मान लो, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। देखिए मैंने क्या करा, मैंने एक थीटा एंगल पर एक एलिमेंट माना विच इज डी थीटा, जो एंगल सबटेंड कर रहा है कितना? डी थीटा, ठीक है। और अगर मान लो मुझे इसकी रेडियस कितनी दी गई है? आर दी गई है, तो इस आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा। आपको पता है ना कैसे निकालते हैं अपन, कि ये अपन सीख चुके हैं 11th क्लास की मैथ्स में खूब, कि अगर मान लो ये थीटा हो, ये आर हो, तो इस आर्क की लेंथ कितनी होगी? आर थीटा। तो अब ये डी थीटा है तो आर डी थीटा हो जाएगी। मतलब अगर मैं आर्क लेंथ बोलूं, आर्क लेंथ, तो वो कितनी हो गई? आर डी थीटा। और वो बहुत छोटी सी लेंथ है जिसको डिनोट करेंगे हम डीएल से। बात समझ में आ रही है आपको? आर्क लेंथ कितनी हो गई? आर डी थीटा, और उसको डिनोट किससे करेंगे? डीएल से। क्यों डिनोट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत छोटी सी लेंथ है तो हम उसको डीएल से डिनोट करेंगे। अगर फिर उस डीएल लेंथ की चार्ज निकालना पड़ जाए कि उस डीएल लेंथ पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो वो चार्ज भी बहुत छोटा होगा, और उस चार्ज को निकालने का क्या तरीका होता है कि आप लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर दो? डीएल से। इस लैम्डा का मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है। तो 1 मीटर पे अगर लैम्डा चार्ज है तो डीएल मीटर पर लैम्डा इंटू डीएल, इस तरीके से लिखा है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरफ आएगा? तो ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना, और ये पॉइंट था जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ बनाएंगे, अवे फ्रॉम द चार्ज,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, ठीक है। अब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। देखो, एक तो कंपोनेंट आएगा आपका ये, और एक कंपोनेंट आएगा ये वाला, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं EX, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और इसको बोल देते हैं EY। अब अगर मैं बात करूं कि सेम एलिमेंट, जैसे मैंने यहां पर थीटा एंगल पे लिया है, अगर मैं इधर से थीटा एंगल पे एलिमेंट लूं, ठीक है ना, इधर से मैंने थीटा एंगल पे लिया एलिमेंट, वही डी थीटा नाम का, तो फिर से उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, RD थीटा, जिसको हम डिनोट करेंगे DL से, और फिर से उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, DQ, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखते हैं, वो आएगा जैसे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, जिसके फिर से दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा EX और एक होगा EY। तो मैं इसको डबल एरो से शो कर देती हूं। ये EX और ये EX कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि इस एलिमेंट की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, तो देखो K चार्ज क्या उस एलिमेंट पे DQ डिवाइड बाय दूरी कितनी है ये R²। फिर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है E, वो कैसे लिखा जाएगा, तो K चार्ज क्या है इस एलिमेंट पे DQ, और DQ की वैल्यू सेम आ जाएगी लैम्डा इंटू DL, क्योंकि DL भी सेम है RD थीटा डिवाइड बाय R²। तो आपको पता है कि ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये इस तरफ, ध्यान से देखें अपन इस तरफ, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और ये एंगल भी कितना होगा थीटा। तो मैं अगर E के, क्योंकि ऑल्टरनेट है ना, देखो मैं आपको समझाती हूँ कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही थी, मतलब ये एक्स एक्सिस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर आपको बोला है कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। तो आपको क्या समझना है कि अगर इस E का मैं कंपोनेंट निकालूंगी, इस E का ये वाला कंपोनेंट, तो E cos थीटा आएगा, और इस E का भी ये वाला कंपोनेंट कितना होगा E cos थीटा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और सिर्फ क्या बचेगा EY, और EY में क्या आएगा, दो बार EY आएगा, एक तो इसका कंपोनेंट और एक इसका कंपोनेंट। इसका कंपोनेंट कितना होगा E sin थीटा, और इसका भी कंपोनेंट कितना होगा E sin थीटा। नेट आपको E नेट मिलेगा 2E sin थीटा, ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, -j। अब E को लिख लेते हैं, इट विल बी 2, क्या फॉर्मूला बना था E का, K DQ डिवाइड बाय R² इंटू साइन थीटा, ठीक है। DQ को भर देते हैं लैम्डा इंटू DL, सो इट विल बी 2K लैम्डा इंटू DL डिवाइड बाय R² इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो है, ये हमने बहुत छोटे से एलिमेंट्स का कंसिडर किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, DE है ये, ठीक है ना, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकला है, तो इसलिए मैं इसको DE नेट बोल देती हूं, तो ये आपका भी निकला है DE नेट का फंक्शन। अब अगर मुझे पूरा रिंग की वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो समझते हैं, इंटीग्रेशन के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि DE का इंटीग्रेशन E दे देगा, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2K लैम्डा बाय R² तो दिख रहा है, ठीक है, 2K लैम्डा R² दिख रहा है, और DL और साइन थीटा दिख रहा है, तो साइन थीटा इंटू DL दिख रहा है। मैं चाहूं तो 2K लैम्डा और R² को बाहर निकाल सकती हूं, मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूं, ठीक है। अब आपको साइन थीटा के साथ d थीटा दिखना चाहिए था, यहां तो DL दिख रहा है, तो आपको पता है कि DL को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, RD थीटा से, तो इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर देती हूं RD थीटा, और इस R को इस R के साथ उड़ा देती हूं, तो ये क्या बचा, 2K लैम्डा बाय R इंटीग्रेशन साइन थीटा d थीटा, ठीक है। अब आपको पता है लिमिट भरनी पड़ेगी आपको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो लिमिट कैसे भरेंगे, तो आपको पता है कि अगर आपने ये एलिमेंट कंसीडर किया तो ऑटोमेटिकली उसके ठीक सामने वाला सिमेट्रिक एलिमेंट कंसीडर हो गया, तभी तो आपने 2 लिखा है यहां पर, आपने एक साथ जोड़ दिया ना इसको आप एक साथ कंसीडर कर रहे हो। तो इसका मतलब अगर आप इसमें यहां से शुरू करके और यहां तक आप एलिमेंट चूज कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली ये सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे
इस 2 में, क्योंकि 2 आ किसकी वजह से रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स हो जा रहा है ना y कंपोनेंट में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया, और उन दोनों के y कंपोनेंट, तो मतलब इसके साथ ऑटोमेटिकली ये कंसीडर हो रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ ऑटोमेटिकली ये कंसीडर हो चुका है, इसके साथ ऑटोमेटिकली ये कंसीडर हो चुका है, इसके साथ ऑटोमेटिकली ये कंसीडर हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर आप क्वार्टर रिंग तक घुमा देंगे अपने पैमाने को, तो आपका ये जो पार्ट है ये अपने आप कंसीडर हो जाएगा इस 2 में। तो आपको कहां तक इंटीग्रेट करना है इसको, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। और अगर आप ये 2 नहीं लगाते, अगर आप ये 2 नहीं लगाते, तो इसका मतलब आपने सिर्फ एक एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है, मतलब आपने सिर्फ ये वाला एलिमेंट कंसीडर किया जिसका y कंपोनेंट सिर्फ एक बार लिखा जाता e sin थीटा, और फिर आपका ये 2 नहीं आता। उस केस में इसके साथ ये वाला चीज कंसीडर नहीं हुआ, तो आपको फिर अगर आप सिर्फ e sin थीटा लिखेंगे तो आपको पूरी रिंग कंसीडर करनी पड़ेगी, फिर आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से 180 डिग्री, ठीक है। 2 तरीके हो गए, कोई बंदा यहां 2 लिख दे और यहां 0 से 90 डिग्री ले जाए, और कोई बंदा यहां पर 2 हटाए, मतलब सिर्फ एक बार एलिमेंट कंसीडर करे, तो फिर वो क्या करेगा, पूरे एलिमेंट को घुमाएगा और 0 से 180 डिग्री तक इंटीग्रेट करेगा। चलिए तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है, विद माइनस साइन, और 0 से 90 डिग्री पुट करते हैं 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है, कॉस 90 कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90, क्योंकि बाहर माइनस साइन है ना तो उल्टी हो जाएंगी लिमिट्स, कॉस 0 होता है 1, कॉस 90 होता है 0, सो इट विल बी 2k लैम्डा बाय आर, और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जे कैप, ठीक है। मतलब कि x में तो कोई कंपोनेंट बनेगा ही नहीं जैसा कि आपने देखा, और सिर्फ y में कंपोनेंट बनेगा, और y में कंपोनेंट कितना बनेगा, 2k लैम्डा बाय आर। मतलब आपको रिंग ऐसे दी गई हो तो आपको समझ में आ गया कि अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो रिंग ऐसे है और पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बनेगा, इस तरफ, ठीक है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कितना बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2k लैम्डा बाय आर। अगर रिंग इस तरीके से है और पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बनेगा, तो अवे फ्रॉम रिंग, कुछ इस तरीके से 2k लैम्डा बाय आर। अगर नेगेटिवली चार्ज होती है ये रिंग लाइक दिस, तो फिर ये 2k लैम्डा बाय आर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता, क्योंकि अब की बार अट्रैक्टिव इन नेचर होता ना, तो इस तरीके से क्या कर देंगे, 2k लैम्डा बाय आर, क्योंकि पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था उसकी सिर्फ डायरेक्शन को अपोजिट कर दोगे तो आपका नेगेटिव की वजह से निकल जाएगा। उसको लॉजिक से समझते हैं कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आता, और ये नेगेटिवली चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आता, तो आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वो इस तरफ बन रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से बन रहे हैं, तो इनके ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते और इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाते, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नीचे आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मैग्नीट्यूड के साथ ऊपर आएगा। So this is all about electric field due to ring and semi ring at its center, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। मतलब कि ये रिंग है मान लो, ठीक है, ये उसका सेंटर है और उसके सेंटर से x दूरी पर, ठीक है, जो उसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है, x दूरी पे P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस तरीके से रिंग है जिसको मैंने इस डायग्राम से शो किया है। इसका चार्ज Q है और इसकी रेडियस कितनी है, R। कौन सी रेडियस दे रखी है आपको, ये वाली रेडियस, ये रेडियस कितनी दे रखी है आपको, R। और उससे x दूरी पर, सेंटर से x दूरी पे P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, फिर से एलिमेंट मानेंगे और उसमें एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर फिर से रिंग को क्या बोल रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। तो कैसे डील करेंगे, तो फिर से एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, एलिमेंट ले लेते हैं। तो लेट्स से मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो मैं डायग्राम को थोड़ा साफ सुथरा बनाती हूँ। तो डायग्राम में सिर्फ मैं एलिमेंट दिखाऊंगी अब की बार। तो ये हमारी हो गई रिंग, ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर से P पॉइंट, ये x हो गया, और मैंने एलिमेंट लिया कुछ इस तरीके से,
लाइक दिस, और ये एलिमेंट ले लिया मैंने आर डी थीटा। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि ये दूरी आर है और ये जो है ये एंगल बहुत छोटू सा होगा जिसे आप बोलोगे डी थीटा, तो इस एलिमेंट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, आर डी थीटा। ठीक है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में देखा था हमने, छोटी सी लेंथ है तो छोटी सी लेंथ को डीएल, लेंथ को डिनोट करते हैं एल से, छोटी सी लेंथ को डिनोट करेंगे डीएल से, और डीएल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर डी थीटा। कैसे निकल के आ रहा है कि अगर आपको एंगल दिया हुआ होता है और ये आर है तो दैट विल बी, आर्क लेंथ विल बी आर थीटा, तो अगर ये डी थीटा है तो आर डी थीटा। अब इसकी वजह से अगर मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे निकालोगे, तो आप इस पॉइंट से पॉइंट पी को मैच करा दोगे और इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, और मैं इसको डॉटेड 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 से शो कर देती हूं, तो ये हो गया आपका पी पॉइंट। ठीक है, अब इसका एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ और इस तरफ, लाइक दिस। मैं इस तरफ बोल देती हूँ कि एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इसको मैंने नाम दे दिया ई। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, सो दैट विल बी ई कॉस थीटा एंड दैट विल बी ई साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ई कॉस थीटा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा ई साइन थीटा इंडिविजुअली। ठीक है, अब मुझे अलग अलग क्यों इंटीग्रेट करना पड़ रहा है पहले वो समझते हैं, है ना। एक एक एस्पेक्ट को हम ढंग से समझते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ मैंने जो स्टेप्स बताए उसको आप समझते चले गए। हमें ऐसा ही क्यों करना पड़ रहा है, हमें कंपोनेंट्स क्यों करने पड़ रहे हैं, हम डायरेक्टली ई को क्यों नहीं इंटीग्रेट कर पा रहे, पहला क्वेश्चन ही आना चाहिए। तो उसका आंसर मेरा ये होगा कि आप कोई और एलिमेंट लेंगे, जैसे सपोज कि मैंने इसके नीचे वाला एलिमेंट ले लिया जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट, तो उस एलिमेंट को दिखा रही हूं मैं ग्रीन पेन से, लाइक दिस। ठीक है, ये एलिमेंट ले लिया मैंने, फिर से इसका लेंथ भले ही आर डी थीटा होगा, इसका एंगल सबटेंडेड भले डी थीटा होगा, लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भले ही मैग्नीट्यूड में सेम हो, भले ही मैग्नीट्यूड में सेम हो, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग हो गई इसकी डायरेक्शन से। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप ई को इंटीग्रेट करने जाओगे, ये क्या, ये बड़े वाले ई नहीं है, ये टोटल ई नहीं है, ये बेसिकली डीई है। ठीक है, ये डीई है क्योंकि छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है आपने। तो आप इंटीग्रेशन तभी कर सकते हो जब आपको सेम डायरेक्शन दी गई हो सारे एलिमेंट्स की, तब आप मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट कर लो। अब इस डीई की डायरेक्शन अलग है, इस डीई की डायरेक्शन अलग है, तो आप डायरेक्टली डीई को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए हमको कंपोनेंट्स करने पड़े। इज दैट क्लियर? क्या आपको समझ आ रहा है बच्चों कि हम सिंपल ई नेट को इंटीग्रेशन ऑफ डीई क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हर डीई एलिमेंट की, हर एलिमेंट का जो डीई निकलेगा, डीई होगा, उसका डायरेक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग होगा, ये रीजन है। अब हम क्या कर लेंगे, इसके कंपोनेंट कर लेंगे, डीई का कंपोनेंट करा डीई कॉस थीटा और डी साइन थीटा। अब मैं इस डीई वाले कंपोनेंट करूंगी तो इसका एक और कंपोनेंट आ जाएगा डीई कॉस थीटा, वो भी इस डायरेक्शन में आएगा, और इसका एक कंपोनेंट आएगा डीई साइन थीटा। ठीक है ना, तो डायरेक्शन तो सेम हो गई ना, वाई एक्सिस, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, एक्स एक्सिस। दो डायरेक्शंस में हमने कंसीडर कर लिया, दो डायरेक्शंस में हमने कंपोनेंट निकाल लिए। अब इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट करेंगे, इस डायरेक्शन वाले कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। और इसमें भी अच्छी बात क्या है कि अगर इसकी वजह से कंपोनेंट डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा, मतलब ये आई कैप में आया और ये माइनस जे कैप में आया, तो इसके कंपोनेंट में डीई साइन थीटा इस तरफ आएगा और डीई कॉस थीटा इस तरफ आएगा। तो डी कॉस थीटा तो ऐड हो जाएगा इसमें, लेकिन डी साइन थीटा इसको कैंसिल कर देगा। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो एक एलिमेंट यहां पर होगा तो ठीक उसके सामने वाला एलिमेंट यहां पर होगा, उन दोनों के y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और x कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। इस तरीके से जैसे मान लो ये रिंग है तो इसका y कंपोनेंट और इसके y कंपोनेंट कैंसिल हो गए, फिर इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट कैंसिल, फिर इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट कैंसिल, फिर इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट कैंसिल। ऐसे करके आप पूरी रिंग पे घूम जाओगे और आपको y कंपोनेंट क्या दिखेंगे, कैंसिल दिखेंगे, और आपको x कंपोनेंट जो है वो एड अप होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। अब आपको फिर से बहुत ध्यान से समझना है, क्या समझना है कि आपने अगर यहां पर बोल दिया कि वो कंपोनेंट एड अप होके डीई कॉस थीटा यहां से एड अप होके, क्योंकि ये भी थीटा होगा, क्यों है थीटा होगा, देखो ये x है
ये आर है तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फिर से ये थीटा, क्योंकि ये एक्स है ये आर है, तो फिर से ये क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड वाइज भी तो सेम होंगे ये, है ना। चलो तो फिर से मैं कह रही हूं कि इसका डी कॉस थीटा और इसका डी कॉस थीटा ऐड होके क्या बनेगा 2 DE कॉस थीटा इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई आई कैप, मतलब सिर्फ आई कैप डायरेक्शन में आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है, तो कैसे लिखेंगे, ई नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2 DE कॉस थीटा। ठीक है, डी की वैल्यू पुट करते हैं, सो के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कौन सा आर आएगा, ये स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि उस एलिमेंट का उस पॉइंट पी से दूरी लिखना होता है ना, उस एलिमेंट की वजह से उस पॉइंट पे लिख रहे हैं, इस एलिमेंट को पॉइंट चार्ज मानते हुए लिख रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज माना हुआ इस एलिमेंट को, तो उसकी वजह से क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो कौन सा आर आएगा, ये वाला, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू कॉस थीटा की जगह क्या आएगा, सो ये थीटा है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, सो इट विल बी एक्स डिवाइडेड बाय, और फिर से ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, यहां पर टू तो देखो कांस्टेंट दिख रहा है, के कांस्टेंट दिख रहा है, आर कांस्टेंट दिख रहा है। जनरली हमारी हैबिट होती है कि हम एक्स को वेरिएबल मान लेते हैं, बट यहां पर देखो आपकी एक्स तो फिक्स्ड है ना, आपको दूरी फिक्स करके दी है ना, कि इस एक्स दूरी पर ही आपको पी पॉइंट पर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका मतलब इस सवाल के लिए या इस एक्सप्रेशन में आपका एक्स कांस्टेंट है, आप जैसे जैसे एलिमेंट बदलोगे ये एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, आप एलिमेंट चेंज करते जाओ एक्स वही रहेगा। ठीक है, तो एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्स कांस्टेंट है इसके लिए, इसीलिए ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सब बाहर आ जाएंगे। मतलब क्या बनेगा, ये देखो 2kx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, कैसे 1 और 1/2, 1 + 1/2 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। बहुत बढ़िया। अब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करना है, तो आपको पता है डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है क्यू, और लिमिट कहां जाएगी, देखो बहुत ध्यान समझते हैं कि आपने यहां पर 2 कंसीडर कर लिया है। ये 2 क्यों आया था, आप जान रहे हैं कि आपने ये एलिमेंट ले लिया था जिसका ये वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा आया, और उसी के साथ साथ आपने नीचे वाला एलिमेंट ले लिया जिसका कंपोनेंट ई कॉस थीटा इस तरफ आया, दोनों जुड़ के 2 हो गए। मतलब इस 2 में अगर आपने ऊपर वाले रेड एलिमेंट को ले लिया तो नीचे वाला ग्रीन एलिमेंट भी ऑलरेडी कंसिडर हो गया। तो इसका मतलब अपर हाफ की रिंग पे आप जैसे जैसे एलिमेंट मानोगे वैसे वैसे नीचे वाले ग्रीन एलिमेंट अपने आप कंसिडर हो रहे हैं। इसके साथ ये वाला कंसिडर हो जाएगा, इसके साथ ये वाला कंसिडर हो जाएगा, इसके साथ ये वाला कंसिडर हो जाएगा। तो सारे रेड एलिमेंट्स के साथ साथ सारे नीचे के ग्रीन एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहां पर 2 लिख दिया। ठीक है, अगर आप 2 नहीं लिखते तो आपने सिर्फ एक एलिमेंट कवर किया है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता, सारे एलिमेंट्स के लिए पूरी रिंग पे घूमना पड़ता। बट आपने 2 कंसिडर कर लिया, मतलब आपने इसके साथ साथ इसको कवर कर लिया। मतलब आप सिर्फ ऊपर के आधी रिंग पे घूम जाओ तो ये 2 नीचे की आधी रिंग को कवर कर लेगा। तो इसका मतलब ऊपर की आधी रिंग पर कितना चार्ज होगा, तो अगर पूरी रिंग पे क्यू चार्ज है तो आधी रिंग पर आधा चार्ज, तो इसका मतलब उस पर लिमिट जाएगी q/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बाहर निकल के आएगा q/2। ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, कई टीचर्स, कई बच्चे कैसे बताते हैं कि यहां 2 नहीं लगाते, मतलब उन्होंने सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसिडर किया है। मतलब अगर उन्हें पूरी रिंग को अज्यूम करना है या पूरी रिंग का निकालना है तो पूरी रिंग पे घूमना पड़ेगा, तो फिर वो यहां पर 2 नहीं होता, यहां 2 नहीं, अज्यूम करो 2 नहीं है तो यहां पर क्या आता, q आता। ठीक है ना। अगर 2 लिख दिया तो फिर क्या आएगा q/2, तो 2 कैंसिल एंड इट विल बी kqx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का हम करते हैं पोस्टमार्टम। देखो बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो ये फॉर्मूला क्या निकल के आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, kqx डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो
x न्यूमरेटर में भी है और x डेनोमिनेटर में भी है। अगर आप न्यूमरेटर को देखो तो x बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटना चाहिए, अगर आप न्यूमरेटर को देखो तो x बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चाहिए। इसका मतलब हम x के बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा या बढ़ने पे बढ़ेगा ऐसा श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये x पे डिपेंडेंट है। मतलब आप ये समझिए कि जैसे जैसे आपकी x की दूरी बदलेगी, जैसे जैसे आपका x बदलेगा, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। तो मुझे पता है कि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि x बढ़ेगा या घटेगा, और x का वेरिएशन ऊपर भी है, न्यूमरेटर में भी है और डेनोमिनेटर में भी है। तो बता नहीं सकते कि यार x के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा या x के घटने पर बढ़ेगा ही घटेगा। तो अपन क्या कर लेते हैं, अपन एक पॉइंट निकालते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जैसे मान लो ये पॉइंट वो हो गया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, इसका मतलब इधर भी उससे कम ही मिलेगा और उसके उधर भी उससे कम ही मिलेगा। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए इसमें क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द पॉइंट या फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आप क्या करते थे, डिफरेंशिएट। और कौन वेरी कर रहा है, किसके साथ वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, x के साथ वेरी करेगा। तो आपको डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। सो मैंने लिखा d/dx। ठीक है, क्या करते हैं, क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो आपको क्या करना होता है, r² + x² की पावर 3/2 है ना, उसका स्क्वायर होता है, नीचे स्क्वायर आता है ना, तो इसका मतलब 3 आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर 3। चलिए फिर डेनोमीटर को एज इट इज रखो, ठीक है, डिफरेंशिएशन करो। अच्छा KQ तो कांस्टेंट, तो मैं KQ को पहले से ही बाहर रख लेती हूं। तो KQ को बार बार क्यों लेके जाना अंदर, ठीक है ना। अब इस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस, फिर क्या होगा, x को रखो और फिर इस डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो। तो पहले तो पावर रूल लगेगा, कचरे का पावर 3/2 मतलब x की पावर n, सो 3/2 दैट रैंडम x की पावर n-1 है ना, n x n-1, सो 3/2 - 1 मतलब कितना बचेगा, ये 1/2। और फिर उसके अंदर x तो था नहीं, क्या था, r² + x², तो डिफरेंशिएट करो, 0 + x² का डिफरेंशिएशन 2x। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता हो। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। सो यहां पर आपका KQ तो कांस्टेंट है ही, उसको चलने दो, r² + x² की पावर 3 भी चलने दो। यहां पर एक और कॉमन ले लो, r² + x² की पावर ½ कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहां से कॉमन लिया ½ और यहां से भी कॉमन लेंगे ½, तो 3/2 में से ½ जाएगा बाहर, तो 1 बचेगा। तो मतलब r² + x² और यहां पर 2 कैंसिल, और ये तो बाहर आ चुका है, एंड 3, ये 2 कैंसिल नहीं हुआ, ये 2 और ये 2 कैंसिल हुआ, सो 3x², सो -3x² = 0। ये टर्म 0 हो नहीं सकता, ये टर्म 0 हो नहीं सकता, तो इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। मतलब r² - 2x² = 0। सो यहां से निकल के आ गया x = +-r/√2। ये आपको याद रखना है कि रिंग से या रिंग की एक्सिस पर r/√2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलो अब इसकी और बात करते हैं। ठीक है, अभी तो हमने वो पॉइंट ढूंढा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है। और +-√2 क्यों, क्योंकि रिंग के 2 पॉइंट्स होंगे ना भाई, इस तरफ भी यही होगा, इस तरफ भी यही हाल होगा। जैसे इस तरफ अगर आप चले जाओगे और ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, तो इस तरफ बात करोगे, इस तरफ, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, नीचे वाले की तरफ से उस तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो अवे फ्रॉम रिंग बोल दो एंड अलोंग द एक्सिस बोल दो। और इस पॉइंट पे बात करें तो अवे फ्रॉम रिंग मतलब इधर की तरफ, अलोंग द एक्सिस, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी होती है। तो अभी तो हमने सिर्फ वो पॉइंट डिसाइड किया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब मैं एक काम करती हूं, मैं अगर बहुत दूर चली जाऊं तो, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, है ना, कैसे बहुत दूर चली जाऊं, देखो
देखो इसके अपन एक्सट्रीम लिमिट्स कंसिडर करते हैं। मतलब ये मैंने रिंग ले ली, ये मैंने रिंग ले ली, ठीक है, और मैं यहां से बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर जा रही हूँ, एकदम बहुत दूर, सच दैट कि मुझे रिंग बहुत छोटी दिखाई दे रही है। ऐसे देखो कि अब बहुत दूर जा रही हूँ ना, तो ये बहुत दूर, ये इन्फिनिटी हो गई, ऐसे दिखाई देगी मुझे ये रिंग। मतलब ये x जो है इसके r से बहुत बड़ा होगा, ऐसे वाला केस कंसिडर करते हैं जब x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, ठीक है। तो आपको पता है कि यार अगर x बहुत बड़ा हो गया इस r के सामने, मान लो x हो गया 1 लाख और इसकी वैल्यू है 1, तो इस 1 लाख के स्क्वायर के सामने तो 1 नेग्लिजिबल, तो इसका मतलब आप इसको उड़ा दो, आर स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, इसको उड़ा दिया इसके सामने, ठीक है, तो x की पावर स्क्वायर और इंटू 3/2, तो ये हो गया एक्स क्यूब, सो इट इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। देखो मस्त आंसर आया। क्या आंसर आया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और यस, ये हमारा आंसर एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है, क्योंकि आप जैसे जैसे दूर जाओगे आपको रिंग छोटी दिखेगी छोटी दिखेगी छोटी दिखेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जो बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा रिंग नहीं, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। बहुत दूर जाओगे ना, इसको ऐसे फील करो कि जैसा बहुत दूर, मान लो रात में आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपने कभी देखा होगा हाईवे पे मान लो बहुत दूर से कोई ट्रक आता है, तो पहले सिर्फ आपको उसकी एक हेडलाइट दिखती है, फिर जैसे जैसे वो पास आता है तब आपको 2 हेडलाइट दिखती हैं। मतलब स्टार्टिंग में जब वो बहुत दूर होता है तो पता नहीं चलता कि वो 2 व्हीलर है कि 4 व्हीलर। तो ठीक वैसे ही कि बहुत दूर जाएगा तो वो आपका रिंग क्या बनता चला जाएगा, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज के हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्लस एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है ना, ये हमने एंटीसिपेट किया था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या आ रहा है हमारा, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए अब इसके बाद अगर मान लो ये x हमारा क्या हो जाए, 0, मान लो x क्या हो जाए हमारा 0, तो देखते हैं, समझते हैं कि जब हमारा x 0 हो जाए, ठीक है, तो सेकंड केस मान लेते हैं कि जब x हमारा 0 हो गया, x 0 होने का मतलब आप रिंग के सेंटर पे आ गए, और रिंग के सेंटर पे तो आपने सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो आपको पता है कि अगर मेरा x 0 होगा तो यहां भी 0 पुट करो, यहां भी 0 पुट करो, तो यहां 0 पुट करते ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब x को 0 पुट करते ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट रिंग का सेंटर है। और अभी अभी हमने सीख लिया कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अब इस पूरी कहानी के बाद अब ग्राफ बना सकते हैं। कैसे ग्राफ बनाएंगे, चलिए अब ग्राफ कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो अगर मान लो ये रिंग है, ठीक है, तो रिंग के दोनों साइड हम कंसीडर करेंगे। यहां पर मान लिया r/√2 और यहां पर मान लिया -r/√2। आपको पता होना चाहिए कि जब x बहुत बड़ा होगा, है ना, लेट्स से x इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो आपको पता है कि जब x बहुत बड़ा होगा, जब x बहुत बड़ा होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिख रहा था अपना, kq/x²। क्यों, क्योंकि दिस रिंग विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर वेरी 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 ग्रेटर वैल्यू ऑफ x। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसमें भी अगर आप x को इंफिनिटी पुट कर दोगे तो इंफिनिटी का स्क्वायर वेरी वेरी इंफिनिटी। सो अगर डेनोमिनेटर में इंफिनिटी आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो इसका मतलब अगर मैं इस एक्सट्रीम पे बात करूंगी तब भी मुझे 0 मिलेगा, और अगर मैं x इक्वल टू 0 बात करूं, x इक्वल टू इंफिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। और x इक्वल टू 0 पे बात करूं तो x इक्वल टू 0 पे जो बेसिक फॉर्मूला निकल के आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो निकला था kqx डिवाइड बाय r² प्लस x² की पावर 3/2। तो यहां अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यहां अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये तो नीचे सिंपल r³ दिखेगा, लेकिन ऊपर x की वैल्यू 0 पुट करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। मतलब सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा और इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, और r/√2 पे मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको 3 पॉइंट लोकेट कर देने हैं, एक सेंटर, एक इंफिनिटी और एक मैक्सिमा, और कुछ इस तरीके से
इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना, लाइक दिस। और ये आपकी हो गई मैक्सिमम वैल्यू एट r बाय रूट 2। और दूसरी बात क्या है इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली, वो ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है ना, पॉजिटिवली चार्ज रिंग थी, तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे बात करोगे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जिसके कंपोनेंट इस तरफ आएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट में हमेशा इस तरफ आएगी। सेम लॉजिक से बात करें तो लेफ्ट साइड में इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, इस कंपोनेंट की वजह से इस तरफ आएगा, नेट इस तरफ आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएंगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे अपन क्या बना रहे हैं, अपन बना रहे हैं ई वर्सेस एक्स ग्राफ, ई वर्सेस एक्स ग्राफ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर क्वांटिटी मान रही हूं और मैं बोल रही हूं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने इस तरह से डिनोट किया है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आने की वजह से मैं इसको डिनोट करूंगी इस तरीके से ऑन नेगेटिव साइड, ठीक है। और फिर से मैं वही कहानी रिपीट कर दूंगी कि r बाय रूट 2 पे मैक्सिमम होगा, इंफिनिटी पे जाओगे तो x इक्वल्स टू इंफिनिटी, क्योंकि भाई जैसे x बड़ा होने लगेगा वो रिंग किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, पॉइंट चार्ज की तरह। और पॉइंट चार्ज में भी अगर आप x को इंफिनिटी रख दोगे तो इंफिनिटी डेनोमिनेटर में आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। फिर से सेंटर पे, क्योंकि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट सेंटर क्या होता है, जीरो। तो जीरो से स्टार्ट होकर जीरो पे खत्म होगा और बीच में माइनस r बाय रूट 2 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा। इसमें एक और चीज है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई पूछ ले आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमा होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ई मैक्स, तो अपन को ई मैक्स कैसे मिलेगा, तो इट इज के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 व्हेन x इक्वल्स टू r बाय रूट 2, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड वाइज तो यहां भी सेम मिलेगा, यहां भी सेम मिलेगा, बस डायरेक्शन इसकी इस तरफ मिलेगी, इसमें इस तरफ मिलेगी। तो r बाय रूट 2 पुट करें, सो के क्यू r बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय, यहां पुट करेंगे r बाय रूट 2 तो इट इज r स्क्वायर बाय 2, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 2 3r स्क्वायर बाय 2, सो 3r स्क्वायर बाय 2 की पावर 3/2। तो अब देखो यहां पर कितना निकल के आएगा, के क्यू आर नीचे निकल के आ रहा है आर स्क्वायर की पावर 3/2, सो आर क्यूब, इधर 1/√2 तो है ही, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3/2 3√3 और 2 की पावर 3/2 2√2, सो 2√2 डिवाइड बाय 3√3। तो इस तरह से क्या बनेगा ये, देखो √2 कैंसिल हो गया, सो इट इज 2/3√3 के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये अपना ई मैक्स हो गया, मतलब यहां पर जो ई मैक्सिमम की वैल्यू बोली जाएगी दैट विल बी 2kq डिवाइड बाय 3√3 आर स्क्वायर। तो आपको कितनी सारी बातें याद रखनी है। पहला चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट इट्स सेंटर वो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी रिंग एट इट्स सेंटर, सेमी रिंग की वजह से सीखा था, सेमी रिंग की वजह से 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। फिर सीखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट रिंग ऑन इट्स एक्सिस, सो द फॉर्मूला इज के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा निकलेगा r बाय रूट 2 पर और मैक्सिमम वैल्यू 2/3√3 के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं रखनी है तब भी आपको ये वैल्यू तो याद रखनी चाहिए, क्योंकि इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज भी हो जाता है, तो डिफरेंशिएट करना एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए आपको r बाय रूट 2 तो याद होना चाहिए। ये याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसमें पुट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। और तीसरी चीज आपको याद होनी चाहिए कि इस तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मान रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है इस लेक्चर में, और इन सब पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसा कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।